चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। इस चर्चा में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस की। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी ने जिस तरीके से देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो खेल को लेकर के जो एक अलख जगाई, जो एक नाम बनाया, वो आज तक बदस्तूर जारी है और उसी तरीके से बरकरार है। उनकी जयंती को लेकर के या उनके जन्मदिवस के मौके पर इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में कई सारे आयोजन किए जाते हैं, खेलों का आयोजन होता है और इसके अलावा उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है। खेल को लेकर हमारे देश में काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं। ये हज़ारों साल पुराने से चला आ रहा है। लगातार खेलों में हमने हमेशा से ही बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी हमने कुछ और प्रदर्शन करने की तैयारी कर रखी है और पीछे भी कर रखे हैं। खेलों को लेकर के काफ़ी कुछ बात करेंगे आज की इस चर्चा में। हमारे साथ खेल पर जानकारी देने के लिए बहुत ही अनुभवी पत्रकार मौजूद हैं, प्रभात गोस्वामी जी, जो कि खेलों को लेकर काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और कई सारे खेलों में कमेंट्री भी की है। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल प्रभात जी, जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर के, खेलों को लेकर के, जिस तरीके से अगर हम अब के वक्त की बात करें तो इतना ज़्यादा रुझान बढ़ा है युवाओं को लेकर के, क्या लगता है कि वर्तमान दौर में खेलों को लेकर क्या स्थिति है? आज खेलों की स्थिति भारत में बहुत बेहतर है पहले के मुकाबले। अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो अक्सर ये कहा जाता था कि हमारे पास अच्छे मैदान नहीं हैं, हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं और आज खास तौर से खेलों में आधारभूत संरचना का जो विकास हुआ है उसकी वजह से खिलाड़ियों को बहुत सी सुविधाएं मिली हैं और बहुत सी सुविधाएं राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिली हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस पर, चूंकि मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो हॉकी के जादूगर माने जाते थे, जिनका जो लोहा मनवाया आज तक पूरी दुनिया उनको मानती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये भी रहेगा कि हॉकी को लेकर के मेजर ध्यानचंद को जादूगर की संज्ञा क्यों दी जाती थी? ऐसी क्या बात रही, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताएं। सबसे पहले मैं उस महान विभूति का स्मरण करते हुए नमन करता हूं और उनको जादूगर इसलिए कहा गया था कि जब वो मैदान में हॉकी लेकर खेलते थे, दौड़ते हुए जब जाते थे, तो एक तो उनकी बिजली की गति से उनकी जो एक रफ्तार थी दौड़ने की, और उसके अलावा उनका जो नियंत्रण था गेंद पर वो इतना कमाल का था कि बहुत सी बार ये भ्रम विपक्षियों को रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यानचंद जी ने अपनी स्टिक पे बॉल को चिपका रखा है। लेकिन वो जो नियंत्रण होता है, जो एकाग्रता थी उनकी, और फिर कुछ ईश्वरीय देन थी उस खिलाड़ी के साथ कि वो बहुत साधारण परिवार में जन्मे लेकिन एक महान खिलाड़ी बने। और उनकी जो एक दृष्टि थी, एक दूरदृष्टि थी, खेलों के प्रति जो समर्पण था और जो उनकी खेल की बारीक से बारीक पकड़ थी, उसी की वजह से उनको हॉकी का जादूगर कहा गया। बिल्कुल प्रभात जी, जिस तरीके से मैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ पढ़ रहा था तो फिर ऐसी बातें निकल करके आई कि जब वो गेम खेलते थे, जब मैदान में होते थे, तो जिस तरीके से वो बॉल को पास करते थे वो शतरंज की चालें चला करते थे। ऐसा किताबों में भी लिखा है और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर पढ़ते लिखते रहते हैं। तो उनकी आंखों में अगर आप पट्टी भी बांध देते हैं अगर, तब भी उनको पता है कि बॉल कहाँ पर पास करनी है और किस जगह पर करनी है। इस तरीके से तो लोग हैरान रहते थे। तो काफ़ी दिलचस्प रहा है उनका जो ये सफ़र रहा है। तो जिस तरीके से हम वापस आना चाहेंगे पुराने समय की अगर बात करते हैं तो एक कहावत बहुत चलती थी, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये जो स्थिति थी, होगे खराब, तो इस तरीके से क्या लगता है आपको कि ये जो अवधारणा थी अब के वर्तमान दौर में ये बदली है? काफ़ी बदलाव आया है। पहले लोग ये कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन उसके बाद तो नवाब लोग भी हमारे यहाँ पर आए। रणजी ट्रॉफी जिनके नाम से होती है, रणजीत सिंह जी वो एक नवाब थे। मंसूर अली खां पटौदी नवाब थे। तो बहुत से नवाब लोग भी भारत में, विजयनगरम के जो महाराजा थे वो भी क्रिकेट में आए। तो इस तरह से ये धारणा तो टूट गई कि जो पढ़ेगा लिखेगा वो तो नवाब बन जाएगा।
लेकिन जो खेलेगा, क्योंकि खेल एक ऐसी विधा है जी। जो आपको अनुशासन सिखाती है। खेलों से आप में एकाग्रता आती है, क्योंकि जिस तरह से ध्यानचंद की बात की आपने कि उनकी आंख में अगर पट्टी भी बांध दी जाती तब भी उनको ये पता था कि बॉल गेंद किधर जा रही है जी। तो उसके पीछे एक तो उनका नियंत्रण था, एक गहरी एकाग्रता थी और एक समर्पण था। तो जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं और वो जब एकाग्र होके खेलते थे और पूरे तरह से समर्पित होके खेलते थे जी। तो उनको लगता था कि सिर्फ उनको अपनी स्टिक और अपनी गेंद दिखती थी और गोल पोस्ट दिखता था कि हमको वहां जाके गोल करना है। तो ये जो चीजें हैं वो आदमी खेल में खिलाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो अब क्योंकि खेलों में बहुत सी खेलों के रास्ते खुले हैं और बहुत से संस्थान हैं, सरकारें हैं, वो खिलाड़ियों को भी अब नौकरी पर रख रहे हैं, चाहे निजी क्षेत्र की बात करें या सरकारी क्षेत्र की बात करें। तो अब यह कहना तो उचित नहीं होगा कि जो खेलेगा वो खराब होगा, क्योंकि जो खेलेगा वो देश का नाम करेगा। बिल्कुल। तो यानी जो ये कहावत थी वो अब उलट चुकी है। खेलने कूदने से भी आदमी जो है नवाब भी बन सकता है और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर भी कर सकता है। जिस तरीके से एक कहावत और है जिस पर हम वापस उसी पर आना चाहेंगे कि जब मेजर ध्यानचंद जी जर्मनी खेलने के लिए गए तो चूंकि एक जो हिटलर जो बहुत बड़े तानाशाह हुआ करते थे, उन्होंने उनको दावत दी या यूं कहें कि उनको एक निमंत्रण दिया कि आप हमारे देश की तरफ से खेलिए, जर्मनी की तरफ से खेलिए, काफी कुछ सुख सुविधाएं और बहुत सारी कुछ चीजें आपको मिलेंगी। उन्होंने उस बात को ठुकरा दिया। क्या वाकया था? वो एक बहुत सी अखबारों में मैं भी इसको पढ़ता हूँ और अगर आप कई तरह के वीडियोज भी चलते हैं जी। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मेजर ध्यानचंद आज जो कुछ भी हैं, ध्यानचंद की अपनी जो अस्तित्व है वो मेरे देश की वजह से है, मेरे लोगों के प्यार की वजह से है। तो मैं उस प्यार को और अपने इस विशाल महान देश को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुझे सुविधाओं से नहीं, मुझे अपने देश से प्यार है। जी। तो जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस जब 2012 में इसकी शुरुआत की गई तब से लगातार हम इसको मनाते चले आ रहे हैं। तो क्या लगता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के क्या उद्देश्य हैं और इतने सालों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है खेल की जो फील्ड है उसमें? काफी कुछ बदलाव हुआ है कि देखिए कोई भी दिवस जो होता है जी, वो एक तरह से एक प्रेरणा होती है। खिलाड़ियों के लिए भी है कि खिलाड़ी उस दिवस पर एक अतिरिक्त ऊर्जा के साथ, एक अतिरिक्त एकाग्रता के साथ खेलें और पूरी तरह से समर्पित होकर खेलें। तो जिस तरह से ये दिवस मनाए जाते हैं वो विशिष्ट दिवस होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया खेलो एक अभियान चला बहुत बड़ा, है ना, वर्तमान सरकार ने उसको चलाया। तो इससे पूरे देश में एक माहौल बना, खेलों का एक माहौल बनता है। और खेलों का जब माहौल बनता है, जो मैदान में दर्शक होते हैं वो दर्शक भी आते हैं और उनको जब वो मैदान में खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं तो उनके साथ जो बच्चे आते हैं तो उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश के लिए खेलें और हम भी ध्यानचंद की तरह या हम अजीत पाल सिंह की तरह या असलम शेर खान की तरह हम भी इस देश का प्रतिनिधित्व करें। और या पीटी ऊषा या आप नीरज चोपड़ा, कुछ भी किसी भी खिलाड़ी का नाम लीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ओलंपिक में पदक जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उस खेल कुंभ में देश का प्रतिनिधित्व करना होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही। जिस तरीके से देश के लिए खेलना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, एक ऐतिहासिक स्थिति बन जाता है और हर युवा या यूं कहें कि जो भी खिलाड़ी हैं उनका एक सपना होता है। अगर हम खेल की बात कर रहे हैं और खेल के अवसरों की बात करते हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार अगर आप देखिए तो खेलों के प्रति युवाओं का काफी रुझान बढ़ा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो खेल के अवसर है, अगर हम अवसर की स्थिति की बात करते हैं तो लगभग किस प्रकार के कितने अवसर उपलब्ध हो पा रहे हैं उन खिलाड़ियों को अपना प्रतिभा दिखाने के लिए? देखिए, अवसर की कोई कमी नहीं है। पहले हम देखते थे कि खेल बड़े स्तर पर शहरों में ही हुआ करते थे क्योंकि साधन सुविधाएं सब शहरों में हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव आया है उसकी वजह से ग्रामीण खेलों में भी काफी विकास हुआ है उनका भी, और ग्रामीण अंचल से बहुत सी प्रतिभाएं आकर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और जो आपने बात कही थी कि क्या फर्क आया है, आप देखिए कि एक दौर था जब भारत की पहचान ओलंपिक्स में
केवल हॉकी से हुआ करती थी। जी। लेकिन आज जो बदलाव है उसमें हम शूटिंग में भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम कुश्ती में पदक जीत रहे अच्छा हैं, प्रदर्शन कर रहे वेट लिफ्टिंग में हमने पदक जीता, और जेवलिन भी थ्रो खेलों में और जेवलिन थ्रो जो जी। भाला फेंक है जिसमें नीरज चोपड़ा ने तो इतिहास ही रचा। बिल्कुल। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इस बार रजत पदक जीता। तो ऐसे ऐसे खेल जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते नहीं थे, उन खेलों के खिलाड़ी आगे बढ़े हैं और आज भारत का नाम न केवल हॉकी बल्कि अन्य खेलों के लिए भी पहचाना जाने लगा है। बिल्कुल, यानी जो अवसर की बात हो रही थी, जो इतने सारे अवसर मिल रहे हैं, इसी का नतीजा है कि हम लोग ओलंपिक में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे जी, हैं जी, और बिल्कुल। इस तरीके से पदक लेकर के आ रहे हैं। ओलंपिक की अगर बात शुरू हुई तो सर ओलंपिक पे थोड़ा सा और बात करनी लाजमी है। जिस तरीके से कई बार जैसे अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक के गेम्स हुए, उसमें हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। कई सारे गेम्स में हमने अपने खिलाड़ियों को भी भेजे, हॉकी में हम पदक लेकर के आए, जेवलिन थ्रो में लेकर के आए और कुश्ती में भी जिस तरीके की चीज़ें सामने आई, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई। तो क्या कुछ कहाँ पे कमियां रह गई, कितनी और तैयारी करने की जरूरत है हमारे खिलाड़ियों को, कितने एकाग्रचित रहने की आवश्यकता है? देखिए, ये ओलंपिक जैसा जो बड़ा विशाल खेल होता है, जी। 205 देश जहां पर दुनिया के खेल रहे हों, वहां हर चुनौती बहुत कठिन होती है। जी। आपको हर पल बहुत चौकस होकर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए अपना बेहतरीन खेल जी। आपको खेलना होता है और इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे खिलाड़ी पीछे रह गए, हो सकता है कि हम लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि हर खिलाड़ी जो ओलंपिक में, एशियाई खेलों में या किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है, वो पूरी तरह से इस उम्मीद के साथ भाग लेता है कि कोई ना कोई पदक वो जीते और अपने देश का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करके वो वापस लौटे। लेकिन खेल है, इसमें एक जीतता है और खेल एक का मतलब हारता ही है है। हार और जीत। और वो खेल भावना से अगर खेला जाए तो आपको एक अवसर मिलता है कि आप अगर पराजित हुए हैं तो क्या कमियां रही, जी। उन कमियों को आप अगली बार जब आए तो दूर करें। जी। और अगर आपको लगता है कि आपने बेहतरीन किया है तो आपको चाहिए कि और बेहतरीन उससे करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, जी। उसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दें। तो एक खेल जब समाप्त होता है तो वो खेल समाप्त होता है, लेकिन खिलाड़ी का जीवन समाप्त नहीं होता। वो खिलाड़ी का जीवन चलता रहता है। उसको लगता है कि जो कमियां मुझ में रही है मैं उससे दूर करूं। जी। दूसरा, उसको ये भी देखना होता है कि जो विदेशी खिलाड़ी, वहां पर बहुत से देशों के खिलाड़ी हैं, फ्री टाइम में खिलाड़ियों को मौका भी मिलता है कि एक दूसरे का खेल को देखें। जी। तो उनको भी ये देखने का अवसर मिलता है कि क्यों एक आदमी बेहतरीन प्रदर्शन करता है, कैसे एक आदमी विश्व रिकॉर्ड कायम करता है। और तो वो चीज़ें देखने की हैं, गौर करने की हैं कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसी बात नहीं, अब तो भारत में भी देखिए, आप प्रशिक्षकों की बात है जी। या मैदानों की बात, विदेशी प्रशिक्षक हमारे लगभग हर खेल में आ रहे हैं। और उसके अलावा मैदान, हमारे पास बेहतरीन मैदान है। हॉकी में जो टर्फ पर खेली जाती है, आज हमारे देश में बहुत बेहतरीन मैदान है हॉकी के लिए। हॉकी के अलावा हमारे पास में शूटिंग रेंज भी बहुत अच्छी हैं। जी। कुश्ती के लिए हमारे पास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हमको अपना पूरी तरह से तन मन धन के साथ, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ खेलना होगा। तब हम जाके अपने खेल को और बेहतर कर पाएंगे। और कई बार ये होता है कि आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया, नेशनल रिकॉर्ड तो आपने कायम कर दिया, लेकिन आप वहां जाके पराजित हो जाते हैं। लेकिन इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने कम से कम ओलंपिक में अपने देश का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है और प्रतिनिधित्व किया है। तो अगली बार जो कमियां रही उसको पूरी करके मैं फिर से आऊंगा और मैं और बेहतर करूंगा। आजकल खेलों में केवल खेल की तकनीक नहीं है, फिटनेस का बहुत बड़ा योगदान हो गया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अभी आपने बताया सुविधाओं की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग आधुनिकता के इस दौर में बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं और चीज़ें बहुत तेजी से बदल भी रही हैं सर। खेलों की स्थिति ले लीजिए, किसी भी बात की, कोई गेम्स में अगर आप देखिए, तकनीक का बहुत इस्तेमाल होने लगा है। अगर हम पिछले 10 या 20 साल पहले पीछे जाते हैं तो तकनीकी इतनी तेजी से हावी नहीं थी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तकनीक का गेम्स में क्या कितना रोल रहा है और कितना कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
तकनीक का बहुत बड़ा रोल रहता है और बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। किसी भी खेल में। आपको तकनीकी रूप से अगर आप सक्षम हैं जी तो आप अपना बेहतरीन खेल खेल सकते हैं। जी आप जैसे एक उदाहरण क्रिकेट के मैदान से देता हूं मैं आपको। सुनील गावस्कर के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जी लेकिन उसका परिणाम आप देखिए कि सुनील गावस्कर ने जो कीर्तिमान स्थापित किए वो कीर्तिमान बाद बहुत सालों तक बने रहे। जी तो तकनीक आपकी जितनी अच्छी होगी, तकनीक पर आपकी जितनी अच्छी गहरी पकड़ होगी, आपका खेल उतना ही निखरेगा। जी बिल्कुल। एक चीज़ अगर हम ये देखना चाहें, जिस तरीके से अगर हम भारत सरकार की बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि केंद्र सरकार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलों को लेकर काफ़ी संजीदा रहते हैं, वो कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने प्रयोग किए। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरिए काफ़ी मतलब बड़ी संख्या में युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का मौका मिला। क्या लगता है कि आपको इस तरीके से गेम्स से क्या कुछ फ़ायदे मिलते हैं युवाओं को? इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। मैं ये मानता हूं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने जी एक नई परंपरा की शुरुआत की कि जैसे ही कोई हमारी टीम जीती और उन्होंने पदक प्राप्त किया, जी तो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से सीधे उन टीम के खिलाड़ियों को, या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किसी ने पदक हासिल किया तो उससे बातचीत करते हैं। वो उससे उस खिलाड़ी का हौसला सातवें आसमान पे पहुंच बिल्कुल। जाता है। उसको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर मुझ पर इतना यकीन कर रहा है, मुझे पे इतना विश्वास किया है, तो मुझे और भी बेहतर खेल खेलना है। जी और प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे भी सभी खिलाड़ियों को जो ओलंपिक्स में गए थे उनको बुलाया, जो पदक जीत के आए उनको भी उन्होंने बहुत शाबाशी दी, उनके साथ समय बिताया। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको खेल में प्रशिक्षण, तकनीक और उसके अलावा जो एक अतिरिक्त प्रोत्साहन होता है जी कि आपकी पीठ थपथपाने वाला अगर कोई आदमी है आपके पास खड़ा, आपकी तारीफ करने वाले लोग आपके आसपास हैं, तो आपके खेल में बहुत सा बदलाव आता है। बिल्कुल। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें 2036 में ओलंपिक गेम्स की जो है मेज़बानी की भी जो है चर्चा की जा रही है। और हम लोग कोशिश में लगे हुए प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत के साथ में कि 2036 की मेज़बानी हमको मिले। तो क्या लगता है अगर ये मेज़बानी हमारे हाथ में आती है, अगर हमको ये मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए कितना बड़ा अवसर होगा? भारत को अगर ये मौका मिलता है तो बहुत बड़ा अवसर मैं मानता हूँ इसको। और हमारा जैसा विशाल देश है वहाँ पर अब मैंने आपको पहले भी कहा कि खेलों में आधारभूत संरचना का बहुत सुदृढ़ीकरण हुआ है, बहुत सा विस्तार हुआ है। आज हमारे पास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी ऐसी परिस्थिति में भारत जैसा विशाल देश अगर ओलंपिक का आयोजन अपनी धरती पे करता है तो इससे बहुत से खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलती है, एक अंतः प्रेरणा जगती है कि भाई अगली बार ओलंपिक हमारे देश में होगा। जब आदमी विदेश में खेलता है तो उसका जज्बा होता ही है अच्छा, लेकिन जब देश में खेलता है तो उसके साथ एक बात जुड़ी होती है, उसको लगता है कि मेरे देश की निगाहें मेरे ऊपर हैं, मेरे घर के लोगों की निगाहें मेरे ऊपर हैं, मेरे पड़ोसी मुझे देख रहे हैं और पूरा देश मुझे देख रहा है। तो यह जो एक भावना होती है, यह जो एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है मन में, वो आपको एक मजबूत इरादे देती है। और निश्चित रूप से अगर भारत में ओलंपिक का आयोजन करने में सफलता अर्जित हो जाती है तो हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और उनको बेहतरीन तैयारी करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर ओलंपिक होंगे तो अपग्रेडेशन होता है सुविधाओं का। जी तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब एशियाई खेल हुए तो उसके बाद दिल्ली की सूरत बदल गई। जी बिल्कुल। और राष्ट्रमंडल खेल हुए तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली में अब आप कहीं से निकल जाइए, पहले लोग कहते जाम लग रहे हैं, अब इतने पुल हो गए, इतने अंडरपास हो गए। ये सब खेलों की वजह से हुए। तो आपको एक खेल आपके खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है, आपका नाम ऊपर लाता है और आपके जो शहरों की सुविधाओं का जो एक सुदृढ़ीकरण होता है वो भी होता है, जिसका उत्तरोत्तर लाभ खिलाड़ियों के साथ देशवासियों को, आम नागरिक को भी मिलता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से चीजें आती हैं
उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल आम नागरिक भी करते हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी तक हम लोग जो है ओलंपिक की बात कर रहे हैं, कई सारे गेम्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं मेडल लेकर के भी आते हैं, बहुत लोग नहीं भी लेकर के आते हैं, बहुत लोगों को तो पार्टिसिपेशन भी करने का भी कई बार जो है नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं रह जाती हैं अगर किसी ने कोई मेडल नहीं प्राप्त किया है या इस तरीके से, तो उनके लिए भविष्य में क्या कुछ योजनाएं रहती हैं, आगे बढ़ने के क्या कुछ अवसर रहते हैं? देखिए, जीत तो एक ही खिलाड़ी की होती है या एक टीम की होती है, लेकिन हिस्सा बहुत से लोग लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये तो एक बात हुई कि अगर आप उस खेल में हिस्सा भी लेके आए हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है सीखने का जी। तो उसके बाद जब आप अपने देश में लौटते हैं, अपने वतन में लौटते हैं, तो आप एक आत्मचिंतन की मुद्रा में भी आते हैं। आप चर्चा करते हैं, अपने कोच से करते हैं, अपने घर में करते हैं कि मैंने वहाँ क्या देखा, मैंने क्या बदलाव देखा, मैंने क्या चीज़ ऐसी देखी कि जिससे मुझे लगता है कि मुझे उन चीज़ों में अगर मैं ध्यान दूं, उन तकनीक को मैं अगर अपना थोड़ा बदलाव करूं, अपने खेलने का नज़रिया बदलूं, अपने उत्साह को और बढ़ाऊं, तो मुझे भी अगली बार एक अवसर मिल सकता है। और देखिए, बहुत मुश्किल काम होता है ओलंपिक 4 साल में एक बार, तो अगर एक बार आदमी पराजित हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि खेल जीवन उसका समाप्त हो गया, उसको और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। बल्कि उस खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा ये भावना जागृत होती है कि मैं इस बार मेरे से जो गलतियां हुई हैं उनसे मैं पार पाते हुए अगली बार एक पदक अपने देश के लिए, एक पदक अपने लिए अवश्य जीतूंगा। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रदेश के लेवल की बात की, हमने देश लेवल की बात की, अगर हम राजस्थान में आते हैं तो जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स चलाए गए, उसी तरीके से राजस्थान में अब खेलो राजस्थान गेम्स की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसमें जो ग्रामीण अंचल के जो खिलाड़ी रहेंगे, जो युवा है, उनको अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिलेगा। तो क्या लगता है इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या कुछ फायदे होंगे युवाओं? इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है जी। कि देखिए, जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धाएं होंगी उतना ही लोगों को अवसर मिलेगा जी। और जितना ज्यादा अवसर मिलेगा खिलाड़ियों को, खिलाड़ी उतने ही मंझेंगे। और राजस्थान के लिए मैं इस समय एक सौभाग्य ये मान रहा हूं कि एक ओलंपिक रजत पदक विजेता और कॉमनवेल्थ गेम के स्वर्ण पदक विजेता खुद खिलाड़ी कर्नल राज्यवर्धन सिंह हमारे खेल मंत्री हैं जी। और निश्चित रूप से वो बहुत समर्पित हैं एक खिलाड़ी के रूप में, और वो राजस्थान को खेलों की दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं। तो यह एक अतिरिक्त सौभाग्य मैं मानता हूं यहाँ के खिलाड़ियों का और यहाँ के खेल जगत का, कि एक खिलाड़ी उनका नेतृत्व कर रहा है, एक खिलाड़ी की नज़र है उनके प्रदर्शन पर, और एक खिलाड़ी आपको बहुत कुछ ऐसी बातें भी बताने के लिए तैयार रहता है कि जो आप और आगे बढ़ें। आप देखें कि राज्यवर्धन सिंह खुद जब भी कभी अवसर होता है, ओलंपियन रहे हैं वो, तो वो खुद खेल के मैदान पे मौजूद रहते हैं। और वो फिटनेस का एक बहुत बड़ा संदेश, उनके कई ऐसे वीडियोस हम लोगों ने देखे जिसमें वो फिटनेस को लेके बहुत गंभीर दिखाई बिल्कुल, और मोटिवेट करते रहते हैं, और मोटिवेट करते रहते हैं। जो खेल में ये है कि आपकी आजकल फिटनेस आपकी बहुत अच्छी हो जी, आपका मेंटल स्टेटस जो है बहुत टफ होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आ रहा था जिस तरीके से कि जो खेल होते हैं, कई बार खेल का जो दायरा होता है, क्या वो मेडल या फिर जो शील्ड होती है वहां तक सीमित रह जाता है फिर, या फिर खेल से जो मानसिक और शारीरिक जो हमारी जो संरचना होती है, जो विकास होता है, वहां पर भी होता है? तो क्या लगता है आपको खेल को सिर्फ हम प्रोफेशनल गेम तक समझ सकते हैं या आगे भी? जी देखिए, जब तक आप खेलते हैं, जब तक आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं, तब तक आपका ध्यान निश्चित रूप से खेलों में ही रहता है जी। लेकिन खेलने का सबसे बड़ा जो लाभ है आपको जीवन में, वो ये है कि एक आदमी अगर फिट रहता है, आप देखिए कि पूरी दुनिया में इस समय स्वास्थ्य को लेकर एक अतिरिक्त जागरूकता आई है, और खासतौर से कोरोना काल के बाद में लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आई है कि उन्हें किसी तरह से अपने आप को फिट रखना है। बिल्कुल, खेल की पहली शर्त है कि खिलाड़ी फिट हो। अगर आप फिट होंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, और यही प्रदर्शन आप जब किसी जॉब में जाएंगे, तो आपको जब खेलते नहीं आप काम करते हैं, तो अगर आपका मेंटल स्टेटस बहुत टफ है, बहुत अच्छा है, और आपकी आईक्यू बहुत बढ़िया है, क्योंकि खेलों में सबसे बड़ा आईक्यू का खेल भी होता है। आजकल खेल सिर्फ स्टिक से या बैट बॉल से नहीं होता, आजकल माइंड गेम होता है कि आपको रणनीति बनानी पड़ती है बहुत ज्यादा, और तकनीकी विकास। तो इन सब चीजों का, तकनीक का, माइंड गेम का, अनुशासन का
और आपकी फिटनेस का, इसका लाभ आपको जीवन में बहुत आगे तक मिलता है। बिल्कुल। एक स्वस्थ नागरिक जब रहेगा तो वो अपने प्रदेश, अपने देश, अपने शहर के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम कर सकेगा। सर, खेल चूंकि एक बहुत वृहद इसका जो है रूप है, उसका स्वरूप है, जिस तरीके से आप देखिए कई सारे लाभ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी इसके लाभ होते हैं। अगर हम खेलों को रोजगार से जोड़ते हैं सर, तो क्या हम एक सवाल ये लेना चाहेंगे आपसे कि खेलों का रोजगार के अवसर कितने उपलब्ध है? अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी खेल खेलता है और प्रदर्शन अच्छा करता है, तो रोजगार के कितने अवसर प्राप्त होंगे उसको प्रदेश और देश स्तर पर? देखिए, पहले तो ये अवसर बहुत कम होते थे, तो कई बार खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते थे। कहते हैं कि खिलाड़ी की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, यानी मतलब खिलाड़ी का जो जीवन है वो 35 साल आते आते ढलान पे आ जाता है। तो एक खिलाड़ी 18 साल की उम्र से लेके 35 साल या ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक, क्रिकेट जैसा खेल हो तो आप 40 साल में भी लोग खेल के गए हैं बाहर। लेकिन जो खेल ऐसे हैं जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त शक्ति लगाने की आवश्यकता होती है, वहां आपकी जो आयु है 25 से लेके आपका एक बीच का दौर शुरुआत हो जाती है कि 25 से 30 तक आपको जो सर्वश्रेष्ठ देना है आपको वो आप दीजिए। तो पहले अपने भविष्य के प्रति इसलिए चिंतित रहते थे कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और यहाँ तक निजी क्षेत्र में भी, आपने अंबानी ग्रुप को देखा होगा और भी कई ग्रुप हैं जो आज खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। कबड्डी जैसे खेल में प्रायोजक मिले हैं व्यावसायिक जगत से, तो उसके कारण आज कबड्डी का खेल काफी ऊपर आ गया है और वहां के लोगों को नौकरी भी मिल रही है। तो जब खिलाड़ी को लगता है कि मैं देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूं, सब कुछ समर्पित करके मेडल लाता हूं, जीतता हूं, देश का नाम करता हूं, तो कम से कम मेरे भविष्य की चिंता देश को भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देश और राज्य रोजगार के यहाँ पर अवसर प्राप्त हो चुके हैं। और सर, एक छोटा सा सवाल लेकर के हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करें, चूंकि वक्त के जो है हमारा वो अंतिम पड़ाव पर है। सर, जिस तरीके से जो हम खेल पर बातचीत कर रहे हैं, तो जो दर्शक या जो खिलाड़ी, युवा ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, उनसे आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बहुत कम समय में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बेहतरीन खेल खेलें, आप अपना जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो देने का प्रयास करें। भविष्य के लिए आपको अगर कोई अच्छा जॉब सरकार या निजी क्षेत्र में मिलता है तो आप कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए, लेकिन नौकरी के अवसर उतने नहीं होते जितने लोग खेलते हैं। तो आपको यह कोशिश भी करनी चाहिए कि आप कहीं पर नौकरी लेने के बजाय आप नौकरी देने वाले भी बने। आज बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं कि आपको बैंकों से ऋण मिल जाते हैं, आप अपना खुद का स्टार्टअप कीजिए, आप अपना कोचिंग कीजिए, आप अपने खेलों के जो इक्विपमेंट हैं उसका व्यापार भी कर सकते हैं। तो अवसर बहुत हैं हमारे साथ में, तो ये सब अवसरों का आप उपयोग कीजिए, लेकिन खेलिए, देश के लिए खेलिए, राज्य के लिए खेलिए, अपने शहर के लिए और खुद के स्वास्थ्य और खुद के मानसिक विकास के लिए खेलिए। बिल्कुल। प्रभात सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपने खेलों से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत आभार आपका। तो जिस तरीके से आपने देखा, आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा कर रहे थे। खेल के हर पहलुओं पर हमने चर्चा की, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली चर्चा में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।